हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था साइंस एनसीईआरटी क्लास 10 का, हम कंटिन्यू है आज आपके सामने चौथा अध्याय लेकर के, ठीक है ना। अध्याय नंबर 4 और अध्याय नंबर 4 का नाम क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है ना। और इसमें मैंने काफी महत्वपूर्ण चीजों को मैंने यहाँ पे कवर किया है और सारा बुक मैं आपको आज इस पूरे वीडियो में खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। बुक नहीं, आपका ये टॉपिक, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, चूंकि अगर हम बात करते हैं कार्बन के बारे में, ठीक है ना, तो कार्बन पढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम कार्बन के बेसिक के बारे में जान लेते हैं। आखिर है कार्बन है क्या, कार्बन कहते हैं किसे हैं। कार्बन एक प्रकार का अधातु है जो विद्युत का कुचालक होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है तथा संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है ना। संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अब देखिए जरा यहाँ पे, अब हम बात करते हैं कार्बन की कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। देखिए क्या है, कार्बन जो है ना वो हर जगह विद्यमान है, ठीक है ना। लगभग हर जगह कार्बन क्या है, विद्यमान है। खुद हम लोग के शरीर में ही क्या है, हमारे शरीर में ही क्या है, बहुत कार्बन की कुछ न कुछ मात्राएं कहीं न कहीं आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखिए क्या है, अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन अल्प मात्रा में इस पूरे पृथ्वी पे उपस्थित है, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करेंगे भू प्रॉपर्टी में, ठीक है ना, भू प्रॉपर्टी में कितना है, 0.02% कार्बन है, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 0.2% भी नहीं है, 0.02% है, ठीक है ना। 0.02% क्या है, कार्बन है भू प्रॉपर्टी के अंदर। और ये कार्बन जो है कार्बोनेट्स के रूप में, हाइड्रोकार्बोनेट्स के रूप में और आपका पेट्रोलियम के रूप में है, कोयले के रूप में है। ये सारे क्या है, भू प्रॉपर्टी में आपके मिल जाएंगे 0.02% में, ठीक है। अब वायुमंडल में क्या है आपका कार्बन, 0.03%। किस रूप में है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। किसमें है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आपका ये कार्बन पाया जाता है। और ये जो कार्बन होता है, ये जो कार्बन की मात्रा है, हमारे वायुमंडल में गर्मी जो है ना, गर्मी बनाने के लिए, हमारे वायुमंडल को गर्म रखने के लिए ये जरूरी होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा वायुमंडल क्या हो जाएगा, पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा और यहाँ पे बर्फ वगैरह भी जम सकती है। इसलिए क्या है, सिर्फ कार्बन की इतनी मात्रा ही क्या करती है, हमारे यहाँ गर्मी जो है गर्म करने के लिए, वायुमंडल को गर्म रखने के लिए काफी होती है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है, इसकी मात्रा अगर जरा से भी बढ़ती है ना, इसकी मात्रा अगर बढ़ती है, होता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग का ये कारण बनता है अगर इसकी मात्रा बढ़ती है, ठीक है ना। तो जरा एक बात आइए, आप हमने यहाँ पे क्या देखा कि कार्बन अल्प मात्रा में था, भू प्रॉपर्टी में कितना है, 0.02%, वायुमंडल में कितना है, 0.03%, ठीक है। अब बात करते हैं परमाणुओं के मध्य क्या होता है ना, प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। अब देखिए, कार्बन परमाणु में क्या होता है, प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। जानते हैं क्यों, क्योंकि इसके मध्य जो होता है वैद्युत संयोजक बंध नहीं बनता है। इसके मध्य क्या बनता है, इनके जो मध्य बंध बनते हैं वो सह संयोजक बंध बनते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनके जो क्या होते हैं कि परमाणु के मध्य जो होता है वो प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, और ये विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन जरा आप एक बार सोच के देखिएगा, कार्बन के अपरूपक, ठीक है ना, कार्बन के अपरूपकों में अगर मैं बात करूंगा तो 2 महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको 2 याद रखने हैं महत्वपूर्ण। क्या, एक तो हीरा, जो कि क्या है, हीरा के बारे में आपको ये याद रखना है कि वो सबसे कठोर तत्व है, ठीक है ना, हीरा, ठीक है। अब देखिए क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कार्बन का क्या है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूपक है, लेकिन वो कुचालक नहीं है, वो बहुत ही अच्छा क्या होता है, चालक होता है, ठीक है ना। वो कुचालक नहीं होता है, वो विद्युत का चालक होता है ग्रेफाइट, ठीक है। इसकी बात हो गई। अब बात करते हैं सहसंयोजन बंध। अभी मैंने आपको बताया कि इनके मध्य, इनके परमाणुओं के मध्य क्या बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं, उसे कहते हैं सहसंयोजक बंध। जिन परमाणुओं के मध्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, उसको कहते हैं हम क्या, सहसंयोजक बंध। अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए जरा, जैसे कि मैं मान लेता हूं हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन की बात करता हूं मैं, ठीक है। चलिए, अगर क्या मैं सिर्फ हाइड्रोजन लिख दूंगा तो सही है, क्या मैं सिर्फ हाइड्रोजन लिखूंगा ये सही है, नहीं सही है। अब पूछिए क्यों नहीं सही है, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक सिर्फ 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। लेकिन मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि पहला कोष भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यहां तो पहला कोष भी नहीं भरा, अरे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहला भी तो नहीं भर पाया, क्योंकि पहला कोष भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। लेकिन हाइड्रोजन की संयोजकता सिर्फ 1 है, इस वजह से वो क्या कर रही है, वो पहला कोष भी पूर्ण रूप से नहीं भर पा रही है। इस वजह से क्या करेगा, अपने कोष को भरने के लिए ये कहेगा कि क्या एक और हाइड्रोजन को बुला लेगा ये, ठीक है ना। जरा देखिएगा,
इसके पास पहले से ही क्या था, एक था ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था बाहरी कोष में, और एक और हाइड्रोजन जब आ जाएगा तो इसके कोष में भी क्या होगा, बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो जरा यहाँ पे सोचिएगा एक चीज कि यहां से जो हाइड्रोजन है ना, ये इसके साथ अपना 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेगा। कहेगा भैया जब मेरा काम है तो तुम अपना दे दो, ठीक है ना, तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरा जो होगा मेरा कोष पूर्ण हो जाएगा। ये कहेगा चलो कोई बात नहीं तुम ले लो, और जब मेरी जरूरत होगी तो तुम भी क्या करना, एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देना, और मेरा भी क्या होगा, कोष पूर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं साझेदारी, ठीक है ना, कि मतलब हमारे पास कोई एक ही चीज है, हमने क्या किया, आपको दे दिया, हमारा भी काम चल गया उससे, हमने आपसे ले लिया, ये क्या हो गई, साझेदारी हो गई। बात समझ में आई। इसको कहते हैं कि सह संयोजक बंध, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, यहाँ पे आदान प्रदान हो रहा है। हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बाद क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे क्या हो रही है, साझेदारी हो रही है। जरा एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अब हम इसको क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं। इसीलिए कभी भी हाइड्रोजन को अकेला H नहीं लिखते हैं, क्योंकि अकेला H अगर आप लिखिएगा तो वहां पे गलत होगा आपका, ठीक है ना। हाइड्रोजन हमेशा क्या होगा, 2 के समूह में रहेगा, क्योंकि उनके कोष अपूर्ण नहीं हो सकते, ठीक है ना। अगर सिंगल आप हाइड्रोजन लिखिएगा तो वहां पे उसका कोष क्या होगा, अपूर्ण होगा, जो कि गलत है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा ऑक्सीजन पे चर्चा करते हैं। हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना, ऑक्सीजन पे चर्चा करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन भी क्या करता है, सहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है ना। जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ये हो गया आपका O, ठीक है ना। लेकिन जरा एक बात बताइएगा, O के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो O के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की जो संयोजन, ऑक्सीजन की जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8 होता है ना। तो मैंने कल की वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में, कि 2, 8, 18 इस रूप में क्या होता है, आगे बढ़ता जाता है आपका कोष, ठीक है ना। लेकिन इसका क्या है, इसके पास 8 संयोजकता, परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 8 है ना, 8 परमाणु क्रमांक है दोस्तों। तो क्या होगा, इसका जो कोष भरेगा ना, वो कैसे भरेगा, 2, पहला कोष तो भर गया 2 इलेक्ट्रॉन का, बचा 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन जाके इसमें समाहित होगा। लेकिन क्या ये भी पूर्ण रूप से भरा, पूर्ण रूप से भरा नहीं ना, 2 इलेक्ट्रॉन खाली है वहां पे, यानी कि इसका बाहरी कोष क्या है, वो खाली है। इसलिए चूंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जब इसका एक कोष जो है अगर खाली है तो क्या ये इसको O लिखना सही होगा, नहीं ना। तो इसको अपना कोष पूर्ण करने के लिए कहेगा कोई ऑक्सीजन किसी अन्य ऑक्सीजन को ये अपना दोस्त बना लेगा, ठीक है ना। तो क्या करेगा, एक और ऑक्सीजन इसके साथ आकर के क्या कर लेगा, क्रिया करेगा। थोड़ा सा इतना बड़ा ऑक्सीजन मत लिखिए, छोटा लिखिए, ठीक है ना। चलिए एक ऑक्सीजन और आ गया, ठीक है ना। अब वो कहेगा कि भैया मेरे पास भी क्या है ना, मेरे पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हर एक ऑक्सीजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि उसको अपना कोष पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 2 की जरूरत इसको भी है, 2 की जरूरत इसको भी है। अब ये करेंगे क्या, अब ये जो करेंगे, ये कहेगा बंधु जब मुझे जरूरत होगी तो तुम क्या करना, 2 इलेक्ट्रॉन दे देना अपना, मेरा जो है कोष पूर्ण हो जाएगा। तो कहेगा चलो कोई बात नहीं है, जब मुझे जरूरत होगी तो तुम भी तो दे देना, तुम भी तो दे देना भाई, तुम क्यों छोड़ोगे, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा ना भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, ठीक है। जब 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी बालक, तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, 3 के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। क्या बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। और एक बात और याद रखिएगा आप, डबल बॉन्ड बना, अगर सिंगल बॉन्ड बनता है तो कहते हैं कि वो क्या है, संतृप्त यौगिक बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, संतृप्त यौगिक बनाता है। अगर वो डबल बॉन्ड बनाता है तो कहते हैं कि असंतृप्त है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर बनता है कहते हैं वो असंतृप्त यौगिक है, ठीक है। जो कि मैंने यहाँ पे आपका चर्चा भी किया है, संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है ना। यानी कि क्या है, अगर सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, किन्हीं यौगिकों के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड बनता है, 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो वहां कहते हैं कि वो संतृप्त होता है, ठीक है ना, और संतृप्त बंध बनाता है। और जब 2 या 3 बंध बनाते हैं, ठीक है, यानी 2 या 3 बंध अगर होते हैं तो कहते हैं क्या, कि वो असंतृप्त हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, असंतृप्त है। देखिए जरा यहाँ पे, तो ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं कुछ और, नाइट्रोजन के बारे में जरा देख लेते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन क्या करता है, ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड देख लिया, डबल बॉन्ड देख लिया, थोड़ा नाइट्रोजन के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्या है ना, नाइट्रोजन को भी हमेशा हम N2 लिखते हैं, कभी N नहीं देखा होगा आपने, ठीक है ना। अब देखिए क्या है ना, जो नाइट्रोजन है वो N है, आपका N है ना। क्यों, क्योंकि इसके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे भाई, आपको 5 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की परमाणु क्रमांक 7 होता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। अष्टक पूरा करने के लिए 2
और ये 5, ठीक है, खत्म हो गया। अगले में कितना भरना चाहिए था? 8 भरना चाहिए था ना, क्योंकि कैसे भरता है 2, ध्यान देखिए जरा, भरता है आपका 2, 8, 18, आगे ऐसे रूप में भरता है ना। मैंने कल ही पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है आप जाके जरूर देखिए। अब जब भरता है यहाँ पे तो इसका कोष तो अभी अधूरा है ना, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 3 तो अधूरा है इसके पास। अब करेगा क्या, ये कहेगा भैया एक और नाइट्रोजन आ जाओ, ठीक है ना, एक और नाइट्रोजन आ जाओ, इसको बुला लेगा अगला नाइट्रोजन को, ठीक है ना। जब एक और नाइट्रोजन आएगा वो क्या करेगा, उसके कोष में भी यही काम है, ठीक है ना। उसके कोष में भी क्या है बंधु, उतने ही बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन हैं जितने इसके थे, यानी इसका भी तो अपूर्ण है। तो ये जानते हैं दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों साझेदारी कर लेंगे, कहेंगे भैया एक काम करना, जब मुझे जरूरत होगी ना तो तुम अपने 3 इलेक्ट्रॉन मुझे दे देना। कहेगा चलो ठीक है, लेकिन जब मुझे भी जरूरत होगी तो तुम भी दे देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, 5, 3 इसका इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लिया, 8 हो गया ना, अपना कोष ये पूरा कर लेगा, और फिर जब इसको जरूरत होगी तो ये इसका लेकर के अपना कोष 8 पूरा कर लेगा, ठीक है ना, बाहरी कोष में। अब जरा बताइए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, इसलिए कहेंगे यहाँ पे n और n के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि ये हो जाता है फिर मिलाकर के N2, ठीक है ना। तो आपको आशा करता हूं यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक है ना। वैसे आपको बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, जैसे कार्बन के बारे में अगर भी आपको दिया गया होगा तो कार्बन के भी बारे में बता सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि चूंकि ये तो हमने पढ़ लिया इसके बारे में, कार्बन के बारे में भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, कार्बन कैसे बंध बनाता है। तो जरा बताइए यहाँ पे कार्बन क्या है आपका, C है, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे हो गया आपका हाइड्रोजन, इसके साथ हो गया हाइड्रोजन, इसके साथ हो गया हाइड्रोजन। ऐसे आपने संरचना देखी होगी ना, ये संरचना है मीथेन की। आखिर ये बना कैसे, इसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूं, ठीक है ना। ये किसकी संरचना है, CH4, ठीक है ना, क्योंकि एक C है 4H है, इसको कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं बंधु। अब देखो जरा मीथेन क्या हुआ, चूंकि कार्बन का, अभी मैंने आपको चिल्ला के बोला कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, यानी परमाणु क्रमांक कितनी हुई, 6 हुई ना। परमाणु क्रमांक 6 था इसका परमाणु क्रमांक कितना था, 6 था। लेकिन जरा बताइएगा जब 6 परमाणु क्रमांक है तो अष्टक भरने के लिए कोष कैसे भरता है, 2, 8, 18 ऐसे करते करते कोष भरता है। लेकिन इन बंधु के 6 इलेक्ट्रॉन सारा का सारा क्या है, परमाणु क्रमांक 6 है, 2 तो पहले भर गया, बचा कितना, 4 बचा ना, 4 बचा तो अगले में जाके 4 भरेगा, क्योंकि तो पूर्ण हो गया 2, क्योंकि 2 ही जगह खाली थी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर गए, बचे 4, क्योंकि 6 थी इसकी संयोजकता, 4 जो है इसमें भर जाएगा दूसरे वाले में। लेकिन दूसरे में भरना चाहिए था 8, भरा कितना, 4 ही भरा ना। अभी भी तो क्या है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। अब देखिए क्या करता है ये, अब ये कार्बन क्या करेगा, कहेगा एक हाइड्रोजन को बुलाएगा, कहेगा तुम आ जाओ भाई, ठीक है, तुम्हारे पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो कहेगा कि हाँ मेरे पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन तुमको कहाँ दें, तुमको भी हमको देना पड़ेगा। तो फिर कार्बन सोचेगा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, 1 का तो जुगाड़ हो गया, ठीक है ना। वो कहेगा कि क्योंकि उसको 4 चाहिए ना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाहरी कोष में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है और अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 1 तो इससे मिल जाएगा, 3 तो और चाहिए ना, 3 और चाहिए। तो कहेगा एक और हाइड्रोजन को बुला लेगा, ठीक है ना। क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन को बुला लेगा, इसके पास भी तो 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या हुआ, अभी भी इसके 2 चाहिए इसको, तो क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन से यहाँ पे बुला लेगा, और यहाँ पे भी एक और हाइड्रोजन को बुला लेगा, यानी कि सारे हाइड्रोजन से क्या कर लिया, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और खुद के पास भी इसका कितने इलेक्ट्रॉन था, 1, 2, 3 और 4 थे ना इसके इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा, इन सबसे एक एक ले करके ना ये अपना क्या करेगा, अपना बाह्य कोष पूर्ण कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन हाइड्रोजन भी बहुत चालाक है, यहाँ पे कहेंगे कि भैया जब तुम हमसे ले रहे हो ना तो हम भी तुमसे लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। ये भी क्या करेंगे, जब क्योंकि हाइड्रोजन को अपना कोष पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, मैंने अभी पीछे बताया आपको। ये क्या करेंगे, यहां से ये भी 2 ले लेंगे, चलो भैया तुम भी आ जाओ, ये 2 ले लेगा यहां से, क्योंकि कहेगा ना चलो तुम भी यहाँ पे आ जाओ, ठीक है ना। तो ऐसे क्या करेंगे ना, ये सारे जो है आपके हाइड्रोजन ये क्या करेंगे, अपनी क्रिया करा लेंगे सारा साझेदारी करके, ठीक है ना। यानी कि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन से क्या कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं, और कार्बन भी क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत थी, उसने 4 हाइड्रोजन से क्या कर लिया, अपना ले करके एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर लिया, अपना बाह्य कोष पूर्ण कर लिया, ठीक है ना। ये चीजें हो गई आपकी थोड़ा सा समझने वाली, ठीक है ना। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका, कह रहा है ना सहसंयोजक बंध के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। देखिए कार्बनिक यौगिकों की संख्या 3 मिलियन है। देखिए क्या है ना, कुछ रसायन विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं
उन्होंने पता लगाया गणितीय माध्यम के द्वारा, तो उनको पता चला कि कार्बनिक यौगिकों की जो संख्या है ना वो कितना है बंधु, तो यहाँ पे 3 मिलियन है, ठीक है ना, आपको याद रखना है 3 मिलियन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता है, ठीक है। अब देखिए जरा, कार्बन क्या है, कार्बन और कार्बन के मध्य जो है इतना मतलब कि बढ़िया प्रबल क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे कार्बन के मध्य जो बंध बनता है ना वो प्रबल बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि इनमें श्रृंखलन का गुण बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है ना, और श्रृंखलन के गुण अच्छा होने के कारण ये लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाती है। कार्बन ही एक ऐसा, अब सोचिएगा आप यहाँ पे, कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो क्या करता है, लंबी श्रृंखला बनाता है, ठीक है ना। कैसी श्रृंखला बनाता है, लंबी श्रृंखला बनता है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे संतृप्त और असंतृप्त के बारे में, ठीक है। संतृप्त और संतृप्त मैंने अभी आपको चर्चा किया कि संतृप्त क्या है, असंतृप्त क्या है। जो संतृप्त है वो क्या होता है, वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। जो असंतृप्त है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, कार्बन बंध, ठीक है, प्रबल होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए जरा, अब आते, ये तो था कुछ उसके बेसिक के बारे में। अब जरा आते हैं कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, कार्बनिक यौगिकों के क्या है, रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानते हैं। तो देखिए क्या होता है, दहन, ठीक है ना, दहन के द्वारा। देखिए क्या है ना, जब कोयले को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना। अरे कोयला आप जलाते हैं ना, अपने भट्टी वगैरह में कोयला वगैरह कोई जलाते देखे होंगे आप, ठीक है ना। तो क्या होता है, तो वहां से क्या निकलता है, तो एक जो धुआं निकलती है ना वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और वहां पे क्या होता है, चाय वाले के दुकान पे गए होंगे, वो कोयले को कूट करके भट्टी में डालता है, किस लिए डालता है, उष्मा प्राप्त करने के लिए, जिससे कि उसका चाय पक सके। तो उसको तो किससे जरूरत है, उसको जरूरत है इस उष्मा से। बच गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये जाएगा कहाँ पे, वायुमंडल में जाएगा। और ये जब कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा वायुमंडल में, इसकी मात्रा बढ़ाएगा। और जब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ग्लेशियर पिघलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसका बहुत ज्यादा क्या है, हमारे प्रकृति पर, जो पर्यावरण पे बहुत ज्यादा इसका जो प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, अब आगे चलते हैं, इसका ऑक्सीकरण का गुण देखते हैं, ठीक है ना। अब ऑक्सीकरण के गुण में देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों को, ठीक है ना, अगर ऑक्सीकृत करना बहुत ही क्या है, सरल है, ठीक है ना। कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीकृत करना बहुत ही सरल है। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा इसमें क्या करिएगा, दहन करिएगा ना आप, कार्बनिक यौगिक को दहन करिएगा, दहन का मतलब गर्म करिएगा, तो क्या होगा, वो जल्द ही क्या कर जाएंगे, वो ऑक्सीकृत हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे, ऑक्सीकृत हो जाएंगे। जैसे कि आपका एथेनॉल है, ठीक है ना, एथेनॉल। और यहाँ पे क्या है, ये क्षारी पोटेशियम परमैंगनेट है, यहाँ पे क्षारी है, ठीक है ना, अम्लीय नहीं है, क्षारी पोटेशियम परमैंगनेट। और क्या कर रहे हैं, इसको हम जब गर्म कर रहे हैं इसके साथ, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एसिटिक अम्ल का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। इस चीज को भी याद रखेगा ऑक्सीकरण के लिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया, देखिए क्या है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया में होता है कि असंतृप्त कार्बन के असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त मतलब कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, असंतृप्त यौगिक निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य यही होता है कि अभिक्रिया के, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया के गति को या तो तेज कर देता है या तो कम कर देता है, ठीक है ना। अब यही उसका कार्य होता है, लेकिन ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है ना, तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करने के कारण क्या हुआ ना, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था ना, यानी कि यहाँ पे जो असंतृप्त यौगिक था, असंतृप्त यौगिक का संतृप्त यौगिक में बदलना क्या होता है, संकलन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, संकलन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे असंतृप्त था क्योंकि डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे क्या है मित्र, यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। इसलिए क्या है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, संकलन अभिक्रिया है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे जब सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को संतृप्त कहते हैं, ठीक है ना, संतृप्त यौगिक, ठीक है। अब देखिए क्या है ना, भोजन पकाने में असंतृप्त वसा का यूज होता है। देखिए क्या है ना कि बहुत से जो आपको पॉम ऑयल वगैरह मिलते हैं वो क्या होते हैं ना, वो संतृप्त यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, संतृप्त यौगिक होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है ना। तो हमें भोजन पकाने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप नोट करिएगा इसको, ठीक है ना। भोजन पकाने में असंतृप्त वसा अम्ल का उपयोग करना चाहिए, इसलिए मैंने इसको रेड मार्कर से लिखा है कि आपको याद रहे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है जरा बताइए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का अर्थ होता है, देखिए यहाँ पे ये मीथेन और क्लोरीन, ठीक है ना। क्लोरीन क्या करता है, एक एक करके सारे हाइड्रोजन को निष्कासित कर देता है, ठीक है ना।
क्लोरीन क्या करता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है कि सारे हाइड्रोजन को क्या करता है, वो रिमूव करता जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि आप देखेंगे मीथेन में एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, एक हाइड्रोजन को निकाला और क्या बना दिया यहाँ पे देखिए यहाँ पे CH3Cl और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिया, ठीक है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा, अब इसकी बात करते हैं आगे, एथेनॉल की बात करते हैं, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एथेनॉल, आप बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे एथेनॉल के बारे में। अब देखिए एथेनॉल होता क्या है, एथेनॉल का उपयोग क्या होता है। एथेनॉल का जो सूत्र होता है ना, देखिए जरा, ये होता है आपका C2H5OH होता है, एथेनॉल का ये होता है आपका सूत्र, ठीक है ना। अब देखिए इसका उपयोग क्या क्या है, आखिर एथेनॉल का उपयोग क्या करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जरा, इसका उपयोग पेय पदार्थ जानते हैं ना, लैला वगैरह भी जो पीते हैं वो लोग, दारू वगैरह जो पीते हैं, ठीक है ना, उन पदार्थों में भी क्या होता है, एथेनॉल का यूज होता है, ठीक है ना। पेप्सी वगैरह भी आप पीते हैं, उसमें भी आपको एथेनॉल मिल जाएगा, ठीक है ना। टिंचर आयोडीन बनाने में, ठीक है ना, टिंचर आयोडीन, ठीक है ना बच्चों, टिंचर आयोडीन बनाने में क्या होता है, इसका उपयोग होता है। कफ सिरप, ठीक है ना, खांसी वगैरह होती है ना, तो क्या करते हैं हम, कफ सिरप का यूज करते हैं, वो भी क्या होता है, एथेनॉल के द्वारा ही बनाया जाता है। और टॉनिक भी है, टॉनिक जो होता है ना, कोई भी टॉनिक हम क्या करते हैं, स्वास्थ्य के लिए लेते हैं, वो क्या होता है, वो भी एथेनॉल से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो जरा एक बात यहाँ पे देखिएगा, ये एथेनॉल से बन गया। अब देखिए क्या है, जितने भी औषधियां बनाई जाती है ना, ठीक है ना, टॉनिक वगैरह, वो क्या होता है, उनमें एथेनॉल का यूज होता है। एथेनॉल जो होता है ना, अगर ज्यादा मात्रा में अगर शरीर के अंदर लिया जाता है तो क्या करता है, वो थोड़ा सा हानिकारक होता है। लेकिन अब क्या होता है ना, मेथेनॉल की बात करते हैं जरा, ठीक है ना, एथेनॉल तो हो गया, जरा मेथेनॉल की बात करते हैं। अगर मेथेनॉल का थोड़ी सी भी मात्रा अगर आपके शरीर में गई तो वो यकृत में क्या आ जाता है, यकृत के साथ तेजी से क्रिया करके आपको मतलब मृत्यु के मुंह तक उसको छोड़ सकता है, ठीक है ना। मेथेनॉल में एथेनॉल नहीं, एथेनॉल धीरे धीरे क्रिया करके आपको मारता है, ठीक है ना। लेकिन मेथेनॉल एकाएक आपको यकृत के साथ क्रिया करके क्या कर देगा, वो मृत्यु की नींद सुला सकता है, ठीक है ना। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा हम बात करते हैं प्रकारात्मक समूह के बारे में, ठीक है ना। इसकी जो नाम पद्धतियां हैं, थोड़ा सा इसमें कार्बनिक यौगिकों की जो है नाम पद्धतियां, उसके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसको भी मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए इतना जो मैंने आपको बताया है काफी इंपॉर्टेंट नॉलेज था, ठीक है। आप इसको नोट बना के जरूर रखिएगा, वीडियो रोक रोक के आप नोट बना लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार अपनी किताब को भी पढ़िएगा, ठीक है। चलिए देखते जरा, अगला टॉपिक है हमारा कौन सा, प्रकारात्मक संख्या, या फिर आप कह सकते हैं ना कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, ठीक है ना। कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, ठीक ना, नाम पद्धति, ठीक है ना। कार्बनिक यौगिकों की क्या है, नाम पद्धति। अब देखिए क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है ना, जो आपके कुछ ग्रुप है, ठीक है ना, उस ग्रुप के बारे में जरा लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है आपका पहला ग्रुप है क्या आपका, हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है ना। हाइड्रोजन ग्रुप में क्या होता है ना, हाइड्रोजन ग्रुप में ये होता है वाला कि जरा देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपका अनुलग्न और पुल्लग्न। एक मिनट रुकिए, चलो तो मैं एक सारणी बना दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैं बना देता हूं, यहाँ पे समूह, ठीक है ना, ये समूह हो गया। यहाँ पे पूर्व लग्न और ये या फिर अनुलग्न, ठीक है ना, अनुलग्न, ठीक है ना, पूर्व लग्न या अनुलग्न, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह हम देख लेंगे, संरचना, ठीक है ना, संरचना। आप जरा देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, क्या चीजें हैं यहाँ पे। अब देखिए हाइड्रोजन में, अगर हाइड्रोजन है आपका पहला क्या है, हैलोजन, ठीक है ना, हैलोजन समूह है आपका ना। अगर हाइड्रोजन समूह है तो उसमें पूर्व लग्न लगता है, क्या लगता है, पूर्व लग्न लगता है। कैसे पूर्व लग्न लगाएंगे जरा देखिएगा, यहाँ पे पूर्व लग्न में क्या लगेगा, जैसे मान लीजिए क्लोरो, ठीक है ना, और ये हो गया आपका ब्रोमो आदि, ठीक है ना, ये पूर्व लग्न लगता है, यानी कि आगे लगता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया गया है कौन सा, C3H, क्या हो गया आपका C3H और आपका ये हो गया Cl, ठीक है ना। चलिए C3HCl 7 हो जाएगा ना, 7 हो जाएगा। देखिए कैसे, अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के समझाऊंगा तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा ना वो कुछ ऐसे बनेगा, जैसे कि ये कार्बन क्या है, 3 श्रृंखला जुड़ी हुई है ना, इससे एक हाइड्रोजन, इससे एक हाइड्रोजन, इससे एक हाइड्रोजन, ठीक है ना। यानी कि कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 की उसको और जरूरत है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। 3 तो वो हाइड्रोजन से ले रहा है और एक इस कार्बन से ले रहा है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है। अब ये क्या करेगा, ये H बनाएगा, ये भी H, ठीक है ना। यानी ये क्या कर रहा है, 2H मतलब कि क्या,
4 इसको भी जरूरत है ना अपना स्टेप पूरा करने के लिए। एक इससे साझा कर रहा है, एक इससे साझा कर रहा है और 2 इनसे साझा कर ले रहा है। 4 हो गया इसके भी। और ये क्या करेगा, एक इससे साझा कर लेगा और एक इससे साझा कर लेगा। 7 हो गए ना H, 3 कार्बन और क्या हो गए 7 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन एक जो बच रहा है ना वो Cl के साथ जुड़ जा रहा है यहाँ पे, जो कि क्या है आपका प्रक्रियात्मक, जो कि कैसे क्रियात्मक समूह वगैरह है, ठीक है ना, ये है आपका, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे जुड़ रहा है बंधु, ठीक है ना। हाइड्रोजन ग्रुप जैसे जुड़ा ना तो क्या कह देंगे, जैसे ही आपको क्लोरीन मिल गया या फिर ब्रोमीन भी मिल सकता है, हो सकता है कि यहाँ पे ना आपको ब्रोमीन भी मिल सकता है, ठीक है ना। ब्रोमीन मतलब Br लगा हो तो आप क्या, अगर क्लोरीन लगा है, ठीक है ना, तो क्या है देखिए यहाँ पे अगर एक कार्बन होता है, एक कार्बन होता है तो कहते हैं मेथ, ठीक है ना, मेथेन वगैरह मेथ होता है, ठीक है ना। 2 कार्बन होता है तो कहते हैं क्या, 2 कार्बन होता है तो एथ कहते हैं। 3 कार्बन होता है तो प्रोप कहते हैं, ठीक है ना। 4 होता है तो ब्यूटेन हो जाता है तो आपका, ठीक है ना। 5 कार्बन है तो पेंटेन, 6 कार्बन है तो हेक्टेन, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, आपके बुक में दिया, एक बार थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, जब 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोपेन होगा ना। लेकिन क्या होगा, क्लोरोप्रोपेन, क्या होगा क्लोरोप्रोपेन, क्यों, क्योंकि पूर्व लग्न लगेगा ना, क्लोरीन जुड़ा है तो इसको क्या कहेंगे, क्लोरो, ठीक है ना, क्या कहेंगे इसको, तो क्लोरो, ठीक है ना, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है ना, प्रोपेन। अब देखिए जरा यहाँ पे ये क्लोरोप्रोपेन हो गया। अगर यहीं पे क्या होता ना, ये Br लगा होता, क्या लगा होता, अगर यहीं पे आपका Br लगा होता, ठीक है ना, Br तो कहते क्या, ब्रोमोप्रोपेन, क्या कहते हैं, ब्रोमोप्रोपेन कहते हैं इसको, ठीक है ना। जरा इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। अब जरा देखते हैं एल्कोहल ग्रुप का, ठीक है ना, क्या देखते हैं, एल्कोहल ग्रुप का, ठीक है। चलिए दूसरा है आपका एल्कोहल। एल्कोहल में आपका क्या लगता है, अनुलग्न लगता है। अनुलग्न मतलब कि बाद में, अनुलग्न मतलब बाद में, उसको क्या कहते हैं, OL, ठीक है ना, ऑल। यानी कि जैसे मान लीजिए C3H7, ठीक है ना, OH, बस वैसे ही स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका जरा देखिएगा। इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, ठीक है ना, ये भी वैसे बनेगा C और ये क्या हो जाएगा CH हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे भी H हो जाएगा, ये एक H से जुड़ेगा, यहाँ भी एक H से जुड़ेगा, ये भी एक H से जुड़ जाएगा, ये भी एक H से जुड़ेगा, लेकिन ये OH से जुड़ जाएगा। जहां भी आपको क्या लगे OH दिखे ना, समझ जाइएगा क्या है वो क्या है, वो आपका एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है ना, एल्कोहल ग्रुप है। यानी कि क्या हो जाएगा, एल्कोहल में ऑल लगता है तो ये क्या है, प्रोपेन है ना, तो प्रोपेनॉल लग जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये प्रोपेनॉल, ठीक है ना, प्रोपेनॉल हो जाएगा। ये बात समझ में आई, ऐसे आपको नामकरण करना है, ठीक है ना। आइए जरा एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में जरा जानते हैं, थोड़ा सा हम ना आपको यहाँ पे सारी चीजें बता देते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है ना, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बारे में देखिए क्या लगता है, लास्ट में Al लगता है आपका, ठीक है, क्या लगता है आपका, Al लगता है। और क्या हो जाएगा फिर, जब आपका Al लगेगा ना तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसका होता है C3H6, ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा O, C3H6O हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके बुक में भी दिया है, आप एक बार उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है ना, मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक आपका बच रहा है, ठीक है ना, एक लास्ट टॉपिक आपका इसमें बच रहा है मिशेल संरचना, ठीक है ना, क्या बच रहा है आपका, मिशेल संरचना, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं मिशेल संरचना के बारे में, थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है मिशेल संरचना। ये क्या है ना, एक प्रकार का साबुन अपमार्जक है, ठीक है, क्या है, साबुन अपमार्जक है। इसको जरा हम देख लेते हैं मिशेल संरचना के बारे में, ठीक है ना। क्या है आपका, देखिए यहाँ पे ये आपका मिशेल, ठीक है ना, संरचना। अब देखिए आखिर मिशेल संरचना क्या है, इसको साबुन अपमार्जक के रूप में भी जरा यूज करते हैं। देखिए क्या है ना, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आपके कपड़े वगैरह में क्या होती है, मैल होती है ना, वो क्या होती है, वो ऑयली होती है, क्या होती है, जैसे लगता है कि तेल टाइप का नहीं लगता है आपका, जब कपड़ा आप धोते होंगे तो ऑयली टाइप का उसमें से निकलता है, ठीक है ना। अब एक चीज आपको याद रखना है यहाँ पे, मिशेल संरचना में क्या होता है कि जब हम जिस डिटर्जेंट का यूज करते हैं, साबुन का यूज करते हैं ना, तो उसके जो अणु होते हैं ना, वो क्या होते हैं, उसके जो अणु होते हैं वो सोडियम, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल के, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल के, ठीक है ना, सोडियम और पोटेशियम के क्या होते हैं, बने होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। बात समझ में आ रही है। और इनके जो अणु होते हैं ना, इनके अणुओं की जो संरचना होती है, जरा देखिएगा, इनके अणुओं की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। एक और क्या होता है ना कि आयनिक बंध बनता है, और एक और क्या होता है, कार्बनिक समूह होता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या होता है, जरा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ, कार्बनिक श्रृंखला बनाने की यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे
एक समूह तो क्या होता है, ये आयनिक बंध बनाता है, ठीक है ना, आयनिक होता है, ठीक है ना, आयनिक भाग होता है, बात समझाई, आयनिक भाग होता है। और दूसरी तरफ क्या होता है, ये कार्बनिक श्रृंखला होता है, क्या होता है, कार्बन की क्या होती है, श्रृंखला होती है, ठीक है ना, क्या होती है, श्रृंखला होती है। जरा बस कुछ ज्यादा डिटेल नहीं जाना इसमें, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, हमारा जब भी क्या होता है कपड़ा वगैरह गंदा होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो ऑयली हो जाता है, ठीक है ना। जब ऑयली हो जाता है, तेलीय हो जाता है, तो क्या करता है, ये तो जल के साथ, ये जो उसके अणु होते हैं ना, साबुन के जो अणु होते हैं, ये जल के साथ घुल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि क्या है, ये आयनिक है, इसलिए क्या होता है, ये जल के साथ क्या होता है, घुलता है। और ये क्या होता है, ये उस ऑयली, जहां पे वो गंदगी है ना, जो गंदगी है, जो ऑयली हो गया है, आपका तेली हो गया है, उसके साथ जाकर के ये क्या होता है, घुल जाता है, ठीक है ना, ऑयली की तरफ, ठीक है ना, ऑयल की तरफ क्या होता है, जाके घुल जाता है। जो आपकी स्ट्रक्चर दिया गया है ना, देखिए जरा कुछ ऐसे दिया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक जगह पे बहुत ज्यादा क्या है, सब्जी वगैरह आपने गिरा दिया, ठीक है ना, वो क्या हो गया, उस जगह बहुत गंदा हो गया, ठीक है। जब आप धोते हैं तो होता क्या है ना, कि इसके जो अणु होते हैं ना, उनकी संरचना कुछ ऐसे बनती है, ठीक है ना, कैसे बनती है, कुछ ऐसे इनकी संरचना बनेगी, ठीक है। यहां जरा देखिएगा, ये कुछ ऐसे संरचना बन गई, यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, ये बाहर वाले पार्ट क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये अणु की पार्ट, अणुओं का आपको स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, जो अणुओं का स्ट्रक्चर है ना, ये एक और क्या होता है ना, इन अणुओं के एक और क्या होते हैं, ये तेली भाग जो है आपका ऑयली है ना, इस ऑयली भाग में क्या होता है, ये जो इस अणु होते हैं इसके एक तरफ के, वो क्या होते हैं, इस पे जाके घुल जाते हैं, ठीक है ना। और एक तरफ जो इसके अणु होते हैं क्या होते हैं, मान लीजिए सोडियम है आपका, सोडियम का लवण है, वो क्या है, सोडियम आयन बनाएगा ना आपका, पोटेशियम है चाहे सोडियम, ये सब क्या है, इसके आयन जो है ये बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, बाहर की तरफ आपके होते हैं, ठीक है ना। तो इससे होता क्या है, घुलने के बाद ये क्या होते हैं, इस पूरे ऑयली भाग को क्या करते हैं, अपने साथ जल में घुला ले जाते हैं, ठीक है। कहां घुला ले जाते हैं, जल में जब घुला ले जाएंगे तो क्या होगा, ये ऑयली पार्ट जो होगा वो कपड़े से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और जल के साथ उसको हम क्या करते हैं, निष्कासित कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये जो पूरा चैप्टर था मैंने लगभग पूरा खत्म कर दिया है। और आपको एक आध टॉपिक अगर उसमें आपको लग रहा हो कि छूटा है तो आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, उसको कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना, कि क्या छूटा है, मैं आपको उसके बारे में भी समझा दूंगा, ठीक है ना, अगले वीडियो में। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको जितना भी बताया है आपको समझ में जरूर आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।